Hello everyone, this is Ruby Saroj. वेलकम टू माय न्यू चैनल लर्न विथ रूबी सरोज। आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 22 आर्थिक भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें दिया है मानव की आर्थिक क्रियाओं से। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं से अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल प्रमुख शाखा किसका है? तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य है मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का भूपृष्ठ पर विभिन्नता तथा तत्संबंधी भूदृश्यों की विवेचना से। आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य है मानवीय आर्थिक कार्यकलापों का भूपृष्ठ पर भिन्नता तथा तत्संबंधी भूदृश्यों की विवेचना से। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल स्थापित हुआ था। सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल स्थापित हुआ था वाणिज्यिक भूगोल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक भूगोल मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन करता है? तो आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्यिक भूगोल के रूप में सन 1862 में प्रकाशित पुस्तक ज्योग्राफी डैश वेल्थ लैंड्स से माना जाता है। बताइए इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एंड्री जो है ज्योग्राफी डेथ वेल्थ लैंड्स से जो है लिखे हैं। इनकी जो पुस्तक है ज्योग्राफी डैश वेल्थ लैंड्स है, एंड्री का ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनमें विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती है। उक्त कथन किस भूगोलविद का है? तो चिसोल में। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनमें विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती है। यह कथन चिसोल्म का है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शामिल है? तो सभी। यह आर्थिक क्रियाओं और उनके जीविकोपार्जन का अध्ययन है। यह मानव के भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है। यह विश्व के विभिन्न भागों पर पाए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों के उत्पादन, वितरण, उपभोग, वाणिज्य तथा परिवहन का अध्ययन है। तो इस प्रकार ABC उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव को उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को सर्वप्रथम किसने श्रेणियों में बांटा था? मानव के उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को ट्रूमैन एवं अलेक्जेंडर ने श्रेणियों में बांटा था। मानव को उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को ट्रूमैन व अलेक्जेंडर ने बांटा था। क्वेश्चन नंबर 10, सफलतापूर्वक पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए भूमि का अधिकतम ढाल कितनी डिग्री तक होना चाहिए? तो भूमि का ढाल 45 अंश होना चाहिए। सफलतापूर्वक पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए भूमि का अधिकतम ढाल कितनी डिग्री तक का होना चाहिए? भूमि के ढाल का 45 अंश। सफलतापूर्वक पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए भूमि का अधिकतम ढाल कितनी डिग्री तक होना चाहिए? तो भूमि का ढाल 45 अंश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में प्रजाति भूगोल को शामिल नहीं करेंगे। इसमें जो शामिल होगा संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल को शामिल किया जाता है। आर्थिक भूगोल कैसा विषय है? तो आर्थिक भूगोल गतिशील विषय है। मानव की आर्थिक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल है? तो ये सभी। मत्स्य पालन, खनन, उद्योग धंधे, ये सभी जो है कि मानव की आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। मानव की आर्थिक क्रियाकलाप में मत्स्य पालन, खनन, उद्योग धंधे ये सभी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं हैं? तो कृषि और पशुपालन क्रियाएं प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत
प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है? तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। कुछ महीने पहले क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है? तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 फसलें उगाना या मत्स्य पालन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। फसलें उगाना या मत्स्य पालन प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 17 कारखानों से कोयला निकालना किस आर्थिक गतिविधि का परिचायक है? तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि का परिचायक है। कारखानों से कोयला निकालना किस आर्थिक गतिविधि का परिचायक है? तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि का परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 18 प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में संलिप्त लोगों को किस श्रमिक वर्ग में शामिल किया जाता है? प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को लाल कॉलर श्रमिक वर्ग में शामिल किया जाता है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को लाल कॉलर श्रमिक में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को परिष्कृत रूप से उपयोग के लिए प्रयोग करना संबंधित है द्वितीयक आर्थिक गतिविधि से। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को परिष्कृत रूप से उपभोग के लिए प्रयोग करना द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। लोहे को गलाकर इस्पात बनाना किस आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है? तो द्वितीयक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। लोहे को गलाकर इस्पात बनाना द्वितीयक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21 द्वितीयक आर्थिक गतिविधि में लगे श्रमिक कहे जाते हैं नीला कॉलर श्रमिक को। द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों में लगे श्रमिक कहे जाते हैं नीला कॉलर श्रमिक को। क्वेश्चन नंबर 22 संचार एवं संवाद वाहन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? संचार एवं संवाद वाहन तृतीयक आर्थिक गतिविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बैंकर्स को आप निम्नलिखित में से किस उत्पादन क्रिया के श्रमिक वर्ग में शामिल करेंगे? बैंकर्स को गुलाबी कॉलर श्रमिक वर्ग में शामिल करेंगे। बैंकर्स को आप किस उत्पादन क्रिया के श्रमिक वर्ग में शामिल करेंगे? बैंकर को गुलाबी कॉलर श्रमिक वर्ग में शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 तृतीय आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोग कहे जाते हैं गुलाबी कॉलर श्रमिक। तृतीयक आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोग कहे जाते हैं गुलाबी कॉलर श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 25 है सूचना प्रक्रमण शिक्षण राजकीय सेवाएं आदि शामिल की जाती है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि में। सूचना प्रक्रमण शिक्षण राजकीय सेवाएं आदि शामिल की जाती है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि में। सूचना प्रक्रमण शिक्षण राजकीय सेवाएं आदि शामिल की जाती है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि में। सफ़ेद कॉलर श्रमिक कौन से श्रमिक है? तो सफ़ेद कॉलर श्रमिक राजकीय सेवाओं में लगे व्यक्ति हैं। सफ़ेद कॉलर श्रमिक राजकीय सेवाओं में लगे व्यक्ति हैं। चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोगों को कहा जाता है सफ़ेद कॉलर श्रमिक। चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोगों को सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। मनोरंजन क्रिया किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण है? तो मनोरंजन क्रिया चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 विधि अधिकारी वित्तीय सलाहकार आदि को किस प्रकार का श्रमिक वर्ग कहा जाता है? तो सुनहरी कॉलर श्रमिक को। विधि अधिकारी वित्तीय सलाहकार आदि को सुनहरी कॉलर श्रमिक में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था को प्रभावित करने वाला भौतिक घटक है जलवायु दशाएं। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था को प्रभावित करने वाला भौतिक घटक जलवायु दशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 31 प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जलवायु दशाओं का। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जलवायु दशाओं का। क्वेश्चन नंबर 32 भूमि की
प्राथमिक आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने वाला घटक भौतिक घटक है। भूमि की जो प्रकृति है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने वाला घटक भौतिक घटक है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में खेती की दृष्टि से किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो काफ, कछार या दोमट मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। इनमें से कौन सा क्षेत्र कच्ची ऊन का प्राप्ति क्षेत्र नहीं है? तो फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना ये कच्ची ऊन के प्राप्ति क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी नगरों के लिए सब्जियों और पैदा करने का कार्य किया जाता है? तो फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी भाग का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी नगरों के लिए सब्जियां पैदा करने का कार्य किया जाता है फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी भाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, फसलों के विशिष्टीकरण में शामिल एक महत्वपूर्ण घटक है यातायात साधनों की प्राप्ति में। फसलों की विशिष्टीकरण में शामिल एक महत्वपूर्ण घटक है यातायात के साधनों की प्राप्ति का। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल और चाय की खेती में महत्वपूर्ण सहायक तत्व है श्रमिकों का अधिकता। दक्षिण पूर्व एशिया में चावल और चाय की खेती में महत्वपूर्ण सहायक तत्व श्रमिकों की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 38, श्रमिकों की अधिकता के कारण विश्व के किन क्षेत्रों में नारियल और गन्ने की खेती अधिक उन्नत व्यवस्था में है? तो ओशनिया क्षेत्र में। श्रमिकों की अधिकता के कारण विश्व के किन क्षेत्रों में नारियल और गन्ने की खेती अधिक उन्नत अवस्था में है? तो ओशनिया क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन किन क्षेत्रों में खेती यंत्रों के माध्यम से व्यापक तौर पर होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किन क्षेत्रों में खेती यंत्रों के माध्यम से व्यापक तौर पर होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चावल की खेती में योगदान देता है? तो श्रमिकों की सुलभता। कह रहे कि श्रमिकों की सुलभता दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चावल की खेती में योगदान देता है। चीन में भोजन के मुख्य अनाज के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो चावल। चीन में भोजन के मुख्य अनाज के रूप में चावल का उपयोग किया जाता है। लौह अयस्क से पिग आयरन में बदलना किस प्रकार का आर्थिक गतिविधि है? लौह अयस्क से पिग आयरन में बदलना द्वितीयक आर्थिक गतिविधि है। द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में आइसोटोपन का सिद्धांत संबंधित है वेबर के सिद्धांत से। द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में आइसोटोपन का सिद्धांत वेबर के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा व्यक्ति न्यूनतम लागत सिद्धांत से संबंधित है? तो वेबर न्यूनतम लागत सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र कुशल बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है? तो लंकाशायर प्रदेश का क्षेत्र कुशल बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा एक क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो पटना। कौन सा जो एक क्षेत्र है सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं? तो पटना। मुंबई, सूरत, बड़ोदरा ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटेन का लंकाशायर क्षेत्र किस देश में कपास की प्राप्ति करता है? तो मिस्र। ब्रिटेन का लंकाशायर क्षेत्र किस देश से कपास की प्राप्ति करता है? तो मिस्र। ब्रिटेन का लंकाशायर क्षेत्र मिस्र देश से कपास की प्राप्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि शीतोष्ण भागों में हवाई उड़ान कठिन कार्य होता है क्योंकि शीतोष्ण भागों में वायु की दशा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। शीतोष्ण भागों में वायु की दशा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 49, डेयरी फार्मिंग कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन की पहचान करिए, करें दूसरा और तीसरा। दूसरा है पशुधन तथा कृषि भूमि को एक निश्चित अनुपात होता है। पशुधन तथा कृषि भूमि एक निश्चित अनुपात होता है। इसमें भारी मशीनीकरण हुआ था। पशुधन तथा कृषि भूमि एक निश्चित अनुपात होता है, इसमें भारी मशीनीकरण होता है।
डेयरी फार्मिंग कृषि के संबंध में विचार करना है। तो इसमें कह रहा है कि पशुधन तथा कृषि भूमि में एक निश्चित अनुपात होता है, इसमें भारी मशीनीकरण हुआ है। तो इस प्रकार 49 का बी सही है। 50 का मिलान करने के लिए दिया है, 50 का डी सही है। कह रहे कि लोहा इस्पात डोट माउंट से संबंधित है, लोहा इस्पात डोट माउंट। मोटर गाड़ी डेट्रॉयट, मोटर गाड़ी डेट्रॉयट। पोत निर्माण पोर्ट्स माउंड वाईवान बेंगलुरु, वायान बेंगलुरु। पोत निर्माण पोर्ट्स माउंड, मोटर गाड़ी डेट्रॉयट, लोहा इस्पात डोट माउंट, लोहा इस्पात डोट माउंट, लोहा इस्पात डोट माउंट। मोटर गाड़ी डेट्रॉयट, पोत निर्माण पोर्ट्स माउंट वाईवान बेंगलुरु। तो इस प्रकार 50 का डी सही है। 51 के कह रहे कि मिलान करने के लिए दिया है कि प्राथमिक सेक्टर मत्स्य पालन से संबंधित है और माध्यमिक सेक्टर हथकरघा क्षेत्र से संबंधित है, तृतीयक सेक्टर नगर बसा सेवा से, चतुर्थक सेक्टर बीपीओ से संबंधित है। प्राथमिक सेक्टर मत्स्य पालन, माध्यमिक सेक्टर हथकरघा क्षेत्र, तृतीयक सेक्टर नगर बसा सेवा, चतुर्थक सेक्टर बीपीओ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो कह रहे कि 52 का ए सही है। 4 का ए। कच्चा ऊन न्यूजीलैंड से संबंधित है और चाय की खेती दक्षिण पूर्व एशिया से है और ओशनिया गन्ना और नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास पाकिस्तान जो से संबंधित है। इस प्रकार 52 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में भी मैच करना है। तो इसमें कह रहा है कि पहला है 53 का ए। 1 का ए है दुग्ध उद्योग किससे संबंधित है, तो डेनमार्क से है, ठीक है। दूसरा का बी है कहवा ब्राज़ील के लिए है। तीसरा का सी है नारियल जो है कि नारंगी संयुक्त राज्य अमेरिका से है और गेहूं कनाडा से है। तो इसमें 1 2 3 4 सीधे दिया है। दुग्ध उद्योग डेनमार्क, कहवा ब्राज़ील, नारियल संयुक्त राज्य अमेरिका, गेहूं कनाडा। 53 का ये। अब यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। तो इसमें 54 में कथन दिया है कि ए आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। कृषि की प्रक्रिया प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण है। कृषि कार्य में मिट्टी का सीधा उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। तो 54 का ए सही है। कृषि की प्रक्रिया प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण है। कृषि कार्य में मिट्टी का सीधा उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55, द्वितीयक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। गौण उद्योग में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके उपयोग किया जाता है। 55 का बी सही है, अर्थात ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे कि चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों में शिक्षण स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाता है। चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों का संबंध प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से है। तो इसमें सी सही है, मतलब ए सही आर गलत है। ए सही है तो ये सही है, तो ये इसके सही से देखिए कि चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों में शिक्षण स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाता है, यही सही है। चौथा जो है कि गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहे कि ये सही है, तो अर्थात यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में सर्वाधिक प्रभाव तापमान और वर्षा का पड़ता है। कृषि कार्य में पौधों को बढ़ाने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे कि इसमें सी सही अर्थात ए सही, आर गलत है। तो जो सही उसको देखते हैं। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों पर सर्वाधिक प्रभाव तापमान और वर्षा का पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि इसमें दोनों सही, यार दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। और देखिए 57 का फिर से देख लेते हैं। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों पर सर्वाधिक प्रभाव तापमान और वर्षा का पड़ता है। कृषि कार्यों में पौधों को बढ़ाने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है।
तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 58, खनिज संपदा का समुचित विदोहन जलवायु की अनुकूलता पर निर्भर है, यही सही है और बी आर गलत है। तो इसमें ए सही, आर गलत है, तो यही गलत को नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में खनिज संपदा का ठीक से सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में सघन और दलदली भूमि खनिज संपदा के विदोहन में बाधक है। तो यार दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 60, खेती उन्हीं भागों में की जाती है जहां हल चलाने के लिए समतल भूमि मिलती है। समतल भागों में यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व में कृषि उत्पादकता की दृष्टि से बलुई, नमकीन या दलदली मिट्टी श्रेष्ठ मानी जाती है। और ये 61 का जो है कि इसमें आर सही है और जो है कि ए गलत है। तो आर सही है तो फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी की मिलना आवश्यक है, और कट गया है तो इसमें आर सही है, ए गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि अधिक वर्षा वाले भागों में भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है, और कारण दिया कि अधिक वर्षा वाले भागों में भूमि की उर्वरा शक्ति धरातल में रिस जाने या बाहर चले जाने से खेती करना कठिन और व्यवसाध्य होता है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कच्चा ऊन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे से प्राप्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे में भेड़ पालने के लिए उपयुक्त जलवायु उपलब्ध है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 64, भूमध्य सागरीय प्रदेश में शराब मुख्य पेय के रूप में उपयोग किया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूरों की अधिकता के कारण ही शराब पीने का रिवाज प्रचलित हुआ है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 65, चीन तथा तिब्बत में मछलियां खाने में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। चीन तथा तिब्बत में बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा मांस खाना वर्जित है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर से देखते हैं, चीन तथा तिब्बत में मछलियां खाने में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। चीन तथा तिब्बत में बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा मांस खाना वर्जित है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में समतल स्थानों पर निवास करती है। मैदानों की स्थिति, जनसंख्या के घनत्व तथा सड़कों के वितरण में कोई समस्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका कह रहे सी सही, अर्थात ए गलत है, आर ए सही, आर गलत है। विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में समतल स्थानों पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। अधिक वर्षा वाले भागों में रेल मार्गों के निर्माण में कठिनाई होती है। अधिक वर्षा वाले भागों की भूमि दलदली होती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कोयला खनन में प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें मिलान करना है। प्राथमिक क्रियाकलाप में पर्ल कल्चर, द्वितीयक में सूत कटाई, तृतीयक में जो कि रेल सेवा, चतुर्थक में अनुसंधान संस्थान। इस प्रकार दूसरा का बी सही है। तो इस प्रकार से 1-2 बार रिवीजन करते रहेंगे तो ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे।